तो सिकंदर को अगर बोला जाए तो सिकंदर महान बोलते हैं ज़्यादातर, है ना। कहीं भी सुन लो सिकंदर ना सिकंदर महान। अब सिकंदर महान आखिरकार कहा क्यों जाता है? ये नहीं कि भारत के राजाओं से कहा जाता है, हालांकि मैं इसको महान नहीं मानता और बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते, मगर महान मानने के कुछ रीजन है। महज 33 वर्ष के जीवन में ये वो अचीवमेंट पाके गया जो एक साधारण इंसान के लिए असंभव थे। बात समझ में आ रही है? अब मैं पूरी की पूरी भूमिका बना करके एक पूरी कहानी को छोटे सार में तुम्हें प्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर उससे जो क्वेश्चन निकलेंगे उन क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? पहले कहानी जैसा सुन लेते हैं, क्योंकि पूरे सिलेबस को कहानी जैसे फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। छोटी सी क्लास रहेगी और आसानी से तुम इसे कवर कर लोगे। पहले जब कहानी सी सुन लोगे बड़े ध्यान से, फिर तुम्हें याद हो जाएगा, फिर क्वेश्चनों को नोट करा दूंगा कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है? सुनो, महान क्यों कहा जाता है सिकंदर? तो मानने की बात यह है कि महज 33 वर्ष के जीवन में, 33-34 वर्ष के जीवन में इसने वो अचीवमेंट पा लिए जो एक राजा, एक प्रशासक के लिए बड़े मुश्किल है। और समझ में आ गई? बताते हैं कि इसने पृथ्वी का लगभग 15% हिस्सा जीत लिया था। विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, है ना, और 15% हिस्सा इसने पृथ्वी का जीत लिया था, मगर इस भ्रम में हमेशा रहा कि मैं पूरी पृथ्वी को जीतूंगा। नहीं जीत पाया, है ना, नहीं जीत पाया। बड़ी क्रूरता के साथ बड़ा कुशल शासक रहा, बड़ा कुशल रणनीतिकार रहा, क्योंकि जीत पाया। बड़ी से बड़ी सेनाओं से इसकी सेना जीती, क्योंकि एक समय ऐसा था वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट शिक्षित और अच्छी सेना इसी की मानी जाती थी, है ना। वेल ड्रेसअप एंड वेल प्रशिक्षित, जिन्हें ट्रेंड बोलते हैं, है ना। और समझ में आ गई? उसके बाद धीरे धीरे जीवन की घटना जो इससे जुड़ी हुई है उनको वहीं पे कवर करेंगे, वरना कहानी लंबी हो जाएगी, है ना। अब हमें सिलेबस अपना शुरू कहाँ से करना है? तो ये महान वाली बात हो गई कि छोटे से जीवन में इसने लगभग काफ़ी, मतलब 15-20 देशों को जीत लिया। मतलब 15% भी हिस्सा जीतना कोई मजाक तो है नहीं भाई। सम्राट अशोक का, है ना। स्टार्टिंग में क्या है तुम्हें पता है, राजा को कई पत्नियां होती थी, हैं। अब पत्नियां थी तो भाई एक बंदे को सरवाइव करके ऊपर आना, जो कि छोटा है, ऊपर आना टफ बात है, लोग पसंद भी नहीं करते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि इंसान फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आके सबको मारता है। जैसे कहते हैं ना, अशोक ने सबको मार दिया था, तो इसने भी अपने चाचा ताऊ जो इतने भर भी भाई थे और माताओं से सबको मार दिया, केवल एक को ही छोड़ा, है ना। तो काफी संघर्षपूर्ण रहा है मामला, मगर इतना ही क्रूर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, कैसे कैसे इसकी जीवन की घटनाएं हैं, ठीक है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले सिकंदर का जन्म। एक छोटी सी कहानी सिकंदर का जन्म 356 BC में। सिकंदर का जन्म है मैसेडोनिया। क्या है स्थान? मैसेडोनिया। मैसेडोनिया मतलब उत्तरी इलाका है यूनान का, या यूनान कह लो, यूनानी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? यूनानी, ठीक है। तो ये वाला फिलिप, कुछ लोग फिलिप सुनते पढ़ते हैं। फिलिप पिता का ज्यादा चीजें हैं, बस समझ में आ गई। पिता का नाम हो गया। अब ये यहाँ से आगे बढ़ा, धीरे धीरे अब आगे लिखोगे, पिता के बाद लिखोगे गुरु का नाम, क्योंकि इन शॉर्ट पढ़ना है। गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। इसने शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी और अरस्तु इसका गुरु बना। अब अरस्तु कौन है? अरस्तु है महान दार्शनिक। अरस्तु कौन है? महान दार्शनिक है अरस्तु। दार्शनिक, वहां की संस्कृति को जानोगे, वहां के कल्चर को जानोगे, ठीक। तो महान दार्शनिक था, लगभग सारे सब्जेक्टों का ज्ञान था, है ना। इतिहास भी लिखता था। और तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया है तुम्हें, जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। तो हर जगह इसका नाम तुम्हें हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था बताओ? प्लेटो। वेरी गुड। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात।
ये लाइन हम बार बार याद कराते हैं, हमेशा एक कड़ी याद हो जाती है। और सुकरात तुम्हें पता ही था, एक महान व्यक्तित्व है जो समाज सेवा के तौर पे समाज में एक अच्छे मैसेज दिया करते थे, जगह जगह जाकर के उपदेश, है ना। तो एक कहानी तुम्हें याद होगी छोटी सी। इसके बाद आगे अब आप यहाँ पे ये लिखोगे, जब इतना हो जाएगा, राजा बना, कितनी उम्र में बना? 20 साल की उम्र में। अपने सारे विरोधियों को खत्म करके, और विरोधियों में इसके पारिवारिक लोग भी शामिल थे। सत्ता के लोग तो है ही हैं, है ना, मगर पारिवारिक लोग में इसकी जो अन्य माता है, सौतेली माता मान लो उन्हें, उनके बच्चे मान लो, सबको खत्म करा करके ये क्या बना? 20 साल की उम्र में राजा। उसके बाद ये इतना क्रूर हो गया, और फिर इसकी जो नज़र थी वह बड़े बड़े साम्राज्यों पे उनको जीतना, और जीतता भी रहा, हारा भी नहीं, है ना। बात समझ में आ गई? मारते ही इसकी नज़र पड़ी फारस साम्राज्य पे, जिसकी सेना विशाल थी, उससे भी जीत गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमें क्वेश्चन जहाँ से हैं, ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि सिकंदर के जीवन के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, ताकि तुम्हें इनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन याद हो जाए, है ना। वरना ये कितने साल की उम्र में राजा बना हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, हमसे क्वेश्चन कभी नहीं आया, है ना। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो अब तक मैंने तुम्हें बताए हैं, वो नहीं आते, मगर बताया इसलिए है, ये स्टार्टिंग है इसके बारे में, क्योंकि जब जिसके बारे में थोड़ा नहीं जानोगे तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, याद कैसे होगा। ये सारा हिस्सा कट करके सुन लिया है, मगर अब क्वेश्चनों की बात है। देखो, सिकंदर का भारत पर आक्रमण मुद्दा है ये। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मुद्दे की बात यह है 326 ईस्वी नहीं बेटा, ईसा पूर्व, बीसी। ईस्वी का कोई मुद्दा नहीं है अभी ईस्वी में कहाँ है ना, अभी बीसी ही चल रहा है ना। 326 ईसा पूर्व, मतलब मैसेडोनिया है ना, यूनान। तो आया कहाँ से? यूनान या फिर मकदूनिया, मकदूनिया पढ़ने का फेर है, मैसेडोनिया भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मैसेडोनिया। समझ में आ गई बात? अगला पॉइंट, इसका गुरु मैंने तुम्हें बता दिया, पिता का नाम बता दिया पहले। गुरु का नाम क्या है? अरस्तु, पिता का नाम फिलिप। अब बात आती है युद्ध कौशल की। ये बहुत कुशल रणनीतिकार था। यूरोप के लोग तो एक समय ऐसा आ गया था, क्योंकि जिस हिसाब से युद्ध जीत रहा था, जिस हिसाब से कुशल सैनिक था, कुशल नेतृत्व करता था, यूरोप की जनता तो इसे भगवान मानने लगी थी। ये इंसान नहीं है, भगवान का कोई अवतार, ईश्वर मानने लगी, है ना। समझ रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि हालांकि ये तुम्हारे लिए मुद्दा नहीं है, ये किस धर्म को मानता था। तो उस समय यूरोप में तो आज भी ना, पहले कोई धर्म व्यवस्थित था ही नहीं, है ना। जैसे मन कर रहा है ऐसे जी रहे, जैसे जानवर जीते, है ना। ठीक है, तो वो एक बात थी। धर्म का मैंने पहले ही बताया था, इंसान थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है, प्राकृतिक शक्तियों से किसी प्रकार से डरता है, वरना वो बहुत निरंकुश है, वो ही डरता किसी चीज। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। यहाँ के बाद क्या करना है आपको? अब बात आती है युद्धों की। युद्ध से पहले लिखोगे बेटा सेनापति। सिकंदर के सेनापति पे क्वेश्चन आता है। सेनापति इसने बनाए दो। सेना इसकी जो थी बड़ी व्यवस्थित थी, पैदल सैनिक, भाले वाले, तलवार वाले, तीरंदाज, टॉप के तीरंदाज, है ना। और उसके बाद की सेना को व्यवस्थित ऐसे कर दिया कि इसकी सेना दो भागों में बनी हुई थी, जल और थल। दोनों सेनाओं के अलग अलग सेनापति जी का एक कारण ये भी है। तो नॉर्मल राजा उस समय क्या करते? सब थल सेना से लड़ते थे। समझ रहे हो? थल सेना समझ तो आमने सामने का युद्ध हो रहा है, आ जाओ भाई, लड़ाई करते हैं। ठीक है, मगर इसके पास एक कॉन्सेप्ट ये था कि इसने सेनाओं की टुकड़ी बांट रखी थी। है जैसे ही इसकी एक सेना की सामने आने वाले सेना की थोड़ी सी थकान मानती थी, या सामने वाले को लग रहा है कि थोड़ा कमजोर हुआ है किसी तरीके से, इधर से ही, क्योंकि तुम्हें पता है हर साम्राज्य से जल की कनेक्टिविटी तो हमेशा होती थी भाई। अगर साम्राज्य से जल की कनेक्टिविटी नहीं है तो वो साम्राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है।
बिना जल के क्या तुम्हें लग रहा है साम्राज्य होगा? नहीं ना। तो ये चीज थी कि भाई हर साम्राज्य से जल तो निकलेगा, नदी तो निकलेगी। तो एक सेना की टुकड़ी फिर जल सेना के तौर पे फिर आक्रमण करती थी, है ना। तो ये कहानी थी। सैनिक थक गए, थकने वाले पीछे चले गए। ये तो महाभारत में भी था, थकने वाले पीछे चले गए और जो फ्रेश है वो आगे आ गया। समझ रहे हो ना। तो देखना, जल सेनापति अलग था बेटा और थल सेनापति अलग था। तो थल सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर। निकेटर। और जल सेनापति है नियाकर। जल, हालांकि ये क्वेश्चन कभी थोड़ा सा डिपली होके आया है। कहते हैं कि 12 वर्ष के, तुम्हें पता है जब बच्चे को कुछ करना होता है जीवन में तो कहते हैं ना, पूछ के पाँव पालने में दिख जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे एक अवधारणा, एक कहावत है। तो बचपन से ही गट्स दिख जाते हैं कि भाई ये बच्चा आगे बढ़ के कुछ करेगा। जैसे भगवान बुद्ध के बारे में बता दिया था, सन्यासी बनेगा, है ना। तो मैंने तुमको ये भी जोड़ के बताया था कि जो लोग ये मानते हैं कि भाई वेद पुराण बेकार है, तो ये सब तो बताया गया था, ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार ही तो बताया गया था, है ना। तो कैसे किसी ने मान लिया, इस कहानी का हिस्सा ही तो हो गया कि ये सन्यासी बनेंगे, आगे चल के ये करेंगे, ठीक है। तो वो हिस्सा अलग से हटा देते हैं, आते आगे। तो मैंने कहा कि 12 वर्ष की अवस्था में एक जंगली घोड़ा, बहुत तगड़ा घोड़ा, जो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, इन्होंने उसे काबू में किया और फिर वो आजीवन, बचपन से लेके आजीवन इसके साथ रहा, इसका प्रिय घोड़ा बन के रहा, है ना। जैसे चेतक का मामला है? चेतक को अगर दूर से कोई व्यक्ति देखता था तो हाथी जैसी फीलिंग आती थी। और हाथी और घोड़े सब कंफ्यूज रहे, इसलिए क्या लगाया जाता था? चेतक के मुंह पे हाथी का सूर लगाया जाता, है ना। इतना जबरदस्त था। तो वो हो गया अलग हिस्ट्री का पार्ट जब चेतक आएगा, है। फिलहाल आते हैं यहीं पे। तो उस घोड़े का नाम कभी कभी आ जाता है, लिखो। सिकंदर के घोड़े का नाम, ये प्रिय घोड़ा जो था उसका नाम बुसीफेलस। बुसीफेलस है, फेलस भी बोलते हैं, फेलस का होगा ना, बुसीफेलस इनके घोड़े का नाम है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई गड़बड़ हो, मगर आपको ये क्लियर। अब बात आती है युद्ध, खास युद्ध जो भारत में है, लिखो। सिकंदर का भारत में जो खास का युद्ध किस किस के बीच हुआ? किस किस के बीच? अच्छा, इसकी डेट तो है नहीं बच्चों, है ना। कहीं भी तुम इतिहास में ढूंढने की कोशिश करोगे, चाहे कोई अंडसंड बना के डाल दे, मगर इतिहास में इसकी तुम्हें डेट नहीं मिलेगी, है ना। अब वो क्या कारण है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता सकता हूँ कि वो कारण क्या हो सकते हैं कि वो डेट क्यों नहीं मिलेगी, है। और राजा पौरुष को राजा पोरू भी कहा जाता है, या पोरू या पेरू है। हाँ, राजा पेरू भी कहते हैं इसको, है, पोरू नहीं, पेरू, सॉरी, ठीक है। पेरू राजा भी कहा जाता है। राजा ये भी अच्छा खासा है, तगड़ा राजा है ना। ये राजा कहाँ का है? ये पंजाब सिंध प्रांत के, पंजाब के साइड का कुछ हिस्सा है, इनके पास है, ठीक। अब इस युद्ध की तुम्हें कहीं डेट नहीं मिलेगी बच्चों, नो डेट अवेलेबल। कुछ किताबें आपको हमेशा यही दिखाएंगी कि जीता कौन? सिकंदर। कौन जीता? मगर कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मैंने तो नहीं देखा कि बताइए वतिस्ता के युद्ध में विजयी कौन हुआ। इतिहास में थोड़ा मिसिंग है पार्ट, है। वो है क्यों, मैं बताता हूं कि सिकंदर लगभग जितने भी लोगों से लड़ा हमेशा जीता, उस साम्राज्य को जीता और वहां से आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे तो आगे जाना है ना। महान होना है, आगे जीतना चाहता है। अभी तक इसने किसी राजा को जीवित नहीं छोड़ा। जिससे भी इसकी लड़ाई हुई, उस साम्राज्य के वंश को इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, ठीक है। मगर यहां पर देखना क्या गड़बड़ है। यहां पे युद्ध हुआ किससे? राजा पौरुष से। और राजा पौरुष के और इसके बीच में संधि हुई, ये यहाँ पे इसे छोड़ के आगे बढ़ गया, है ना। बताते हैं कि दोनों में समझौता हो गया, इसने इसको जीवित छोड़ दिया। कुछ किताबें तो ये भी कहती हैं कि ये यही करता था, जीत करके उन्हें छोड़ देता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसने जीतने के बाद हमें नहीं लगता किसी को जीवित छोड़ा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2-3 साम्राज्य के बारे में तो हमने पढ़ लिया, फारस के बारे में, उनके बारे में, कि उनकी पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो कैसे मान लें? अब हुआ क्या, ये समझिए। ये युद्ध बड़ा भयंकर था। इस युद्ध के परिणाम ये थे कि राजा पौरुष के पास विशाल सेना थी। क्या थी? विशाल सेना थी। ये भी कुशल शासक था। तो ये राजा की सेना में एक सेना थी हस्ती सेना। कौन सी सेना? हाथियों की सेना। राजा पौरुष के पास ये एक नया कॉन्सेप्ट था, ये मानव से मानव तो लड़ता है, इसके पास जानवरों की भी सेना है। समझ रहे हो? अब हस्ती सेना क्या सेना थी? विशाल विशाल हाथी, बहुत विशाल गाय हाथी, है ना? और उनको युद्ध से पहले पिलाई जाती थी क्या? मदिरा, शराब। शराब पी के हाथी हो जाता है पागल। अब वो युद्ध में मचाते थे आतंक, और ये सेना ने सिकंदर की सेना को भागने पे मजबूर कर दिया। बोले ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये तो युद्ध लड़ने का नया कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो ना? तो हस्ती सेना ने सेना को बिखेर दिया, और सिकंदर को विश्वास हो गया कि इसके पास कुछ नया है, मैं तो हूँ ही हूँ, ये भी कुछ अलग है। तो मानना ये है कि दोनों के बीच में हार्थक्य की संधि हुई, और तय ये हुआ कि ठीक है, आप यहाँ से जाओ और अपने अभियान को जारी रखो, मगर आगे जाके जो जीतोगे उसमें से आधा हमारा। बात समझ रहे हो? अब उल्टी बात हो गई। कहाँ तो ये होता था, कहाँ ये होता था। ये एक अलग पार्ट है इतिहास का। वरना यूनानी इतिहासकार क्या लिखते हैं? सिकंदर ने पौरुष को हराया, और सिकंदर पौरुष की वीरता से खुश हुआ कि उससे कोई टक्कर का मिला है, और उसी को वापस देके साम्राज्य और आगे बढ़ गया। आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? पिछले वाली रियासतों में क्यों नहीं हुआ? 14% तो जीत लिया होगा, 1% हमारे यहाँ जीता होगा। समझ रहे हो? तो ऐसा कहीं ना कहीं मिलते हैं हमारे इतिहासकार, और उनमें थोड़ा सा मामला है। मगर मैंने तुम्हें बताया क्यों है? ये नहीं कि तुम्हारी कोई क्वेश्चन का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है। बिना इतिहास को जाने क्या तुम इतिहास में पढ़ने में इंटरेस्ट लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। इंटरेस्ट तो जब ही आएगा ना जब तुम थोड़ी सी हकीकत पता होगी, और झूठ जान के तो इंटरेस्ट कोई पैदा कर लेगा। ठीक है ना? समझ रहे हो? अच्छा, तो आगे बढ़ो बेटा। तो अभी आपने क्या लिखा? सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ये लिखो बेटा, बताए किसी को? अनुज बता। सिकंदर की सेना ने, ये क्वेश्चन आता है बार बार, इसलिए खास है। सिकंदर की सेना थक गई, हार गई युद्ध के बाद। पहली बार ऐसा जलवा देखा, हाथी उठा उठा के फेंक रहे हैं, कुचल रहे हैं। अब हिम्मत ना पड़ी, तोड़ दिया बुरी तरीके। व्यास नदी को, व्यास, और ये इसमें एक क्वेश्चन और छूट गया है। हाइडिस्पीच और वधिष्ठा में किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। ये पूछेगा किस नदी के किनारे हुआ था? ये वाला झेलम नदी के किनारे। किस नदी को सेना ने पार करने से मना किया? सेना ने जवाब देंगे भैया हमारी बस की ना है, हम ना जा रहे। कौन सी नदी? व्यास। क्योंकि व्यास नदी का बहाव इतना फास्ट था, तेज था, कि अगर वो पार भी कर लेते उसके बाद फिर आगे का अभियान कैरी करना काफी मुश्किल था। और भी कोई सारी चीजें, लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं जाएगा। यहाँ तक हो गया। बात आती है अब इसकी मृत्यु की, क्योंकि ज्यादा कुछ क्या बताएंगे हमें, क्योंकि भारत में तो है ही नहीं है। बता दें 18 से 19 महीने ये भारत में रहा, ऐसी बात है ना। अगले लिखो, तो क्या लिखोगे? सिकंदर की मृत्यु के बारे में एक पार्ट है। सिकंदर की मृत्यु कैसे हुई? ज्वर, है ना? ज्वर मतलब बुखार है, बुखार लिख दूं? आज की भाषा में जो इसे ज्वर हुआ था उसे बोलते हैं टाइफाइड। क्या बोलते हैं उसे? टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है बताओ ना? आंतों में छोटे 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 छेद हो जाते हैं, आंत नष्ट हो जाती है। बताए किसी को? टाइफाइड मलेरिया से ज्यादा खतरनाक है। आंतों को अटैक करता है सीधा, उल्टी आएगी, खाना पचेगा नहीं, पेट में दर्द, सारी चीजें, है ना? अब तुम्हें पता ही है कि पेट का ही खेल है ना? सब कुछ आप स्वस्थ हैं नहीं है, सारी बीमारियां पेट से ही निकलती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइफाइड हो गया, जैसे मलेरिया से लौटते समय ये मर गया। और लौटते समय क्या, इसमें थोड़ा सा बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी कहानी बाद में करेंगे। आगे लिखो, जब ये लौट रहा था तो इसे कई सारी जनजातियों से सामना करना पड़ा, चोटिल हो गया और फीवर और मर गया। बताते हैं
कि ये अंतिम समय में इसने वेदों से सबसे यही गुहार लगाई कि कहते हैं कि ये लगभग अपने निवास स्थान से 24 घंटे दूर था, कि मुझे किसी तरीके से 24 घंटे बचा लो। ये चाहता था अपने प्रदेश लौटना, है ना। कहते हैं कि माता से इसने प्रॉमिस किया कि मैं लौट के आऊँगा और सारे वर्ल्ड को जीत के तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, मगर वो सपना पूरा नहीं हुआ। फिर एक कहावत और है, कहते हैं कई बार तुमने सुना होगा कि बताइए सिकंदर ने मरते मरते सबको क्या संदेश दिया, अपने सैनिकों को क्या बोला। तो बताते हैं कि केवल एक सेंटेंस इसने ये कहा कि भाई जब मैं मरूं और जब मुझे दफनाया जाए या जलाया जाए, जहाँ भी मेरा अंतिम संस्कार या जो भी हो, मेरे हाथ जनाजे से बाहर होने चाहिए, है ना, और उसकी खुली हुई होनी चाहिए। क्यों? कि मैंने जितना भी आतंक फैलाया, जो भी मैंने कुछ किया, उसका कोई फायदा नहीं। इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। नहीं, सिकंदर का नाम नहीं आएगा। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? बेटा बातें नहीं, तो इन्होंने चलाए यूनानियों ने, या फिर कह सकते हैं हिंद यवनों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हिंद यवन या यूनानी, है ना। सोने के सिक्के में एक पूरा कंटेंट ही बढ़ाता हूँ, चलो हिंद में याद करवा देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने, उसके बाद सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। सोने के सिक्कों पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो या तो लिखोगे कुषाणों ने या फिर लिखोगे कलिंग। ये हो गया शुद्ध सोना, मतलब 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट। अब आपसे शुद्ध सोने का मतलब पूछे तो बता देना, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, है ना। सोने की शुद्धता को कैरेट में नापते हैं। हमें तुम्हें जो आभूषण मिलते हैं, जो ये लोग देते हैं, वो 18 कैरेट का देते हैं, 20 का देते हैं, 22 का देते हैं। 22 का कह के ही देते हैं, मगर 22 का कभी मिलेगा नहीं, कम बचत होगी ज्वेलर्स को। तुम्हें 18 और 20 का मिलेगा, मगर रेट ये लगेगा और 24 का लगेगा। 24 के आभूषण बनते ही नहीं है, बहुत मुलायम हो जाता है ना। उसे कठोरता प्रदान करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिलता ही है ना। पीतल मिला देते हैं वो, ठीक है। और ज्वेलर्स रातों रात या 1-2 साल में इतने रईस हो जाते हैं कि तुम सोच नहीं सकते। सोचो कि 100-200-300 रुपए की किलो की चीज़ जब इसमें मिला करके दी जाएगी आपको 75,000 रुपये का 10 ग्राम, तो कौन ना रईस होगा, है ना। इस पे भी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हमें केवल ये सिक्कों के क्वेश्चन करने हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है सबसे अधिक मात्रा में, वेरी गुड, गुप्तों ने। किसने चलाए? ये अधिक मात्रा में चलाए गए थे शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक। तो बच्चों सिकंदर से सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, समेट लिया, है ना। एक सार में फिर मैं तुम्हें बता दूं, देखो क्या है, एक बार फिर सुन लो। हमने पढ़ा सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व। सिकंदर बचपन से ही बता दिया कि भाई कुछ महान करने वाला है। 12 साल की उम्र में इसने खूंखार जंगली घोड़े को कब्जे में किया, वो आजीवन इसके साथ रहा, है ना। उसका मैंने तुम्हें नाम बता दिया, क्या नाम था उसका? हाँ, क्या था? फैलाव, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट, इसके बाद यहाँ पे क्या? भारत। बाकी छोड़ दो, भारत पे बात करेंगे। भारत आया कब? 326 में। 18-20 महीने यहाँ पे रहा है, 18-19 महीने है। उसके बाद इसने क्या क्या किया ये तुम्हें पता ही है ना। विश्व विजेता बनने का मौका था, मगर 15% ही हिस्सा जीत पाया, ऐसा मानते हैं। जब गया खाली हाथ गया, हाथों को फैला के गया, बता के गया, कुछ नहीं रखा है भैया, चलो जैसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जीवन की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक युद्ध भारत में झेलम नदी के किनारे वशिष्ठ का युद्ध, राजा पौरुष। हार जीत की बात आए, हार जीतना पूछ ले तो तुम्हें मजबूरन सिकंदर को टिक करना पड़ेगा, मगर इतिहास में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सिकंदर का चैप्टर क्लोज, ठीक है बच्चों। तो इस क्लास को ही समाप्त कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो रहेगी मौर्य वंश से, है।